दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उर्मिलेश। दोस्तों कभी कभी कोई तस्वीर मन को खुश कर देती है। ऐसी तस्वीरें केवल एक आदमी को नहीं, दो आदमी को नहीं, बल्कि हमारे पूरे समाज को ऐसा लगता है कि आशा से भर देती हैं कि सचमुच सियासत का मैदान उतना गंदा नहीं है। सियासत में सब कुछ खराब नहीं है, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं और इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। जी हाँ, मैं एक ऐसी तस्वीर की बात कर रहा हूँ जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीर है जोसेफ विजय की और उनके साथ खड़े हैं स्टालिन, एम के स्टालिन। एक विजय जो कि मुख्यमंत्री अभी हैं 2 दिन से, और एक एम के स्टालिन जिनकी तस्वीर है वो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी अभी जिसका कार्यकाल खत्म हुआ है 2 दिन पहले, क्योंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री तो वो चुनाव के बाद भी थे, तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो थे अभी 2 दिन पहले तक, वो और विजय जो बिल्कुल निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, दोनों गले मिल रहे हैं। दोनों एक दूसरे को शाल उड़ा रहे हैं, चादर उड़ा रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। ये जो तस्वीर है वो डेमोक्रेसी की एक खूबसूरत तस्वीर है। गुलदस्ता अपनी जगह है, चादर अपनी जगह है, लेकिन इस तस्वीर में जो दो राइवल, पॉलिटिकल राइवल, कैसे एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं, मिल सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पी सकते हैं एक के घर में। विजय चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से उठकर गए एम के स्टालिन के घर पे मिलने, और एम के स्टालिन के बेटे जो उदयनिधि स्टालिन हैं और जो लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में अब काम करेंगे, कैबिनेट मंत्री का उनको भी दर्जा प्राप्त होगा, वह भी सिने स्टार रह चुके हैं। तो उदयनिधि स्टालिन ने गेट पर जाकर चीफ मिनिस्टर को रिसीव किया और फिर अंदर ले आए, जहां उनके पिता एम के स्टालिन उनका इंतजार कर रहे थे। बुजुर्ग हैं, करीब करीब 40-50 साल से राजनीति में हैं, और वो एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जो 5 बार तमिलनाडु का मुख्यमंत्री रह चुका है। कोई एक बार मुख्यमंत्री बनने के लिए तरसता रहता है, लेकिन एम के स्टालिन के पिता एम करुणानिधि 5 बार मुख्यमंत्री रहे तमिलनाडु के। लेजेंडरी फिगर, द्रविड़ मूवमेंट के बहुत बड़े हस्ताक्षर। एम के स्टालिन उनके पुत्र हैं जो एक बार चीफ मिनिस्टर रहे। वो उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं विजय का। वो विजय जो उनको हराकर चीफ मिनिस्टर बने हैं। स्वयं एम के स्टालिन हार गए विजय के एक अदना से उम्मीदवार, बिल्कुल साधारण उम्मीदवार से, जो राजनीति में कोई बड़े कद्दावर नहीं है, लेकिन उन्होंने हरा दिया। लेकिन एम के स्टालिन का दिल देखिए, ये केवल उनको रिसीव करने अपने घर से नहीं दिल दिखता है, केवल उनको माला पहनाना या गुलदस्ता देना या उनको शाल उड़ाना, इससे नहीं होता है। एम के स्टालिन ने वो दिल दिखाया है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। सच पूछिए तो एम के स्टालिन नहीं चाहते तो विजय की शपथ ग्रहण नहीं होती। अब आप पूछेंगे कैसे? जी हां, 107 सदस्य इस विजय के पास थे, 108 कहिए, लेकिन चूंकि विजय स्वयं 2 सीट से चुनाव जीते हैं, इसलिए उनकी 1 सीट काउंट होती। तो टोटल टीवीके जो उनकी पार्टी है उसको 107 सदस्य थे, 5 हो गए कांग्रेस के, 112, और इसके अलावा सीपीएम सीपीआई के 4, 116। 116 के बाद 1 सीट नहीं बढ़ रही थी, 1 सीट नहीं, क्योंकि जो सीवीके पार्टी थी उसने साफ कह दिया कि स्टालिन साहब जब तक आदेश नहीं देंगे हम टीवीके को सपोर्ट नहीं कर सकते, सरकार बने चाहे नहीं बने। इसी तरह जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उसने भी कह दिया, उसके भी 2 सदस्य, तो 2 इधर सीवीके के, 2 इधर, 4 सदस्य। जब
एम के स्टालिन को लगा कि अब तो सरकार ही नहीं बनेगी, प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। प्रेसिडेंट रूल का मतलब बीजेपी रूल, यानी केंद्र सरकार का रूल। माफ कीजिएगा, बीजेपी रूल न कहिए, बीजेपी की सत्ता का रूल, क्योंकि राष्ट्रपति शासन नाम है, लेकिन राज तो राज्यपाल करते हैं, और राज्यपाल जाहिर है केंद्र जो चाहता है वही करते हैं। तो घुमा फिरा कर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में जब लगता है तो होता क्या है कि वो बेसिकली केंद्र का शासन हो जाता है। तो वीसीके के जो नेता हैं उनके पास 2 सदस्य हैं, 2 सदस्य इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के। इन दोनों नेताओं ने एम के स्टालिन को जब सारी बातें बताई कि ऐसी स्थिति है, जो आपका आदेश हो बताइए, सरकार गिरानी नहीं बनाने देना है या सरकार बनाने देना है। एम के स्टालिन ने कहा नहीं, सरकार बनेगी। और एम के स्टालिन ने इसके पहले भी बयान दिया था कि भाई अस्थिरता क्यों, राज्यपाल महोदय तमिलनाडु में अस्थिरता का दौर खत्म करें, स्पेकुलेशन खत्म करें और शपथ ग्रहण कराएं नई सरकार को, जिसको मेजॉरिटी आई है या मेजॉरिटी जिसको बनती दिख रही है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ये तक कह दिया। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन था? वही व्यक्ति था जिसने एम के स्टालिन की पार्टी को हरा करके जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना है, यानी विजय की पार्टी टीवीके। तो ये दिल दिखाया एम के स्टालिन ने इस पूरे चुनाव में, लेकिन साथ में आलोचना भी की। जैसे ही शपथ ग्रहण के बाद भाषण में अपने विजय ने कहा कि आर्थिक स्तर पर खोखला कर दिया गया है तमिलनाडु को, पिछली सरकार ने कुछ भी छोड़ा नहीं है, बहुत बुरा हाल है अर्थव्यवस्था का। इस पर स्टालिन ने उनको कहा कि ये गलत बात है, अभी आप कुछ ही मिनट पहले मुख्यमंत्री बने हैं और आप अर्थव्यवस्था के हाल पर आप भाषण दे रहे हैं, ये थोड़ी जल्दबाजी है, पूरा डिटेल्स अभी आपको जानना होगा, और तब अगर आप कुछ कहेंगे तो ठीक है, अच्छा लगेगा, हम भी उसका जवाब देंगे। ये बात उन्होंने कह दी। लेकिन दोस्तों, जो पॉलिटिकल इश्यूज पर फैक्ट्स को लेकर जो अलग अलग राय है वो अपनी जगह है, लेकिन जो एक मानवीय गुण होता है कि एक दूसरे से डायलॉग होना चाहिए, ये राजनीति का मैदान है, कोई युद्ध का अखाड़ा नहीं है। ये राजनीति का मैदान है। राजनीति किसके लिए है? ये राज की नीति है, और राज का दायरा किसका है? जनता का है, क्योंकि ये कोई सम्राट यहां नहीं बैठा है, सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। तो राज किसका है? राज जनता का है। हमारा संविधान यही बताता है। तो अगर जनता के राज में अगर नीतियां नहीं होगी और नीतियों पर बात नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? लेकिन दोस्तों, सब कुछ खुशनुमा नहीं है मुल्क में। तमिलनाडु में भी एक जमाने में खुशनुमा बहुत नहीं था, कई बार ऐसे वहां भी टकराव हुए हैं, लेकिन आज का दौर तो बहुत खुशनुमा है। लेकिन आप पड़ोस में ही देख लीजिए, कर्नाटक में क्या हाल है। भारतीय जनता पार्टी वहां विपक्ष में है, सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ, और सिद्धारमैया के खिलाफ हर दिन कुछ न कुछ होता रहता है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश का हाल देख लीजिए, बगल में आंध्र प्रदेश में जो जगन रेड्डी हैं और अपने नायडू साहब जो है चीफ मिनिस्टर, दोनों के बीच में देखा देखी तक नहीं है। जगन रेड्डी जब से चीफ मिनिस्टर के पद से उतरे हैं, जब से चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, पवन जी भी हैं, पवन कल्याण डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनकी भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये गठबंधन जो है जिसको नेतृत्व दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में, वो जगन रेड्डी विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष में जो इस समय है, उनसे कोई संवाद ही नहीं। मिलना जुलना की बात तो बहुत दूर रही, शाल उड़ाने गुलदस्ता देने की बात तो दूर रही। एक दूसरे के एकदम ऐसा लगता है कि अगर मौका मिल जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये स्थिति है। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात छोड़िए, अभी तो ताजा ताजा चुनाव हुआ है बंगाल में। बंगाल में क्या स्थिति है? ममता बनर्जी ने तो इस्तीफा ही नहीं दिया। लेकिन बंगाल की स्थिति थोड़ी अन्य प्रदेशों से अलग है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े पैमाने पर माना गया कि एसआईआर के कारण गड़बड़ी हुई है चुनाव में।
और आज पूरी दुनिया कह रही है। भारत के मीडिया में कम छप रहा है, लेकिन दुनिया भर के मीडिया में ये लगातार ये बातें छप रही हैं कि वहां मतदाताओं को मतदान से वंचित किया गया है, उनका नाम काटा गया है लिस्ट में। और 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, लाखों की संख्या में लोगों के नाम काटे गए और उस बीच में चुनाव हो गया। तो ममता बनर्जी को गुस्सा है कि ये चुनाव में उनको जबरन हराया गया है, और जबरन हराया गया है, इसलिए वो इस सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करती। ऐसा ही है उनका कहना। तो लेकिन दोस्तों, यह भी अगर वो कह रही हैं तो भी अगर विजय की तरह बड़ा दिल होता तो शायद शुभेंदु अधिकारी कहते, दीदी मैं आ गया हूं आपके पास, अब मुझे आशीर्वाद दे दो। आखिर उन्हीं के अंडर में तो थे, वो उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे एक जमाने में, और दीदी ने ही उनको आगे बढ़ाया। तो अगर तनाव कम करना था, झगड़े दूर करने थे, राजनीति के मैदान में आकर लड़ना था, निजी खुंदक को खत्म करना था, तो बहुत आराम से शुभेंदु उनके घर में चले जाते एक दिन, सिक्योरिटी का ताम बड़ा सा जो होता है पीछे जमावड़ा, उसको छोड़ करके काफिले को, और कहते, दीदी अब आप आशीर्वाद दे दो, आपका गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए, आइए हम लोग मिलकर काम करें। लेकिन नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दीदी को तो हरा दिया गया। दीदी यही कहती हैं कि उनको तो हराया गया है चुनाव में, उनके मतदाताओं का मताधिकार छीनकर, खासकर भवानीपुर के बारे में वो यही कहती हैं, और पूरे प्रदेश के बारे में। तो इतना जो विषाक्त माहौल बना हुआ है बंगाल का कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अभी सुना है मैंने कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, पता नहीं वो किस कैटेगरी के नेता हैं, नीचे के या ऊपर के, वो जिला स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के हैं, या कमिश्नरी स्तर के हैं, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी के जो पीए की निशंस हत्या हुई उसमें टीएमसी के लोगों का हाथ है, ये सब भी कहा जा रहा है। अब इस तरह के आरोप, भाई पहले अगर कुछ छानबीन हो जाए, कुछ कोई एजेंसी पड़ताल कर ले, बात समझ में आती है। लेकिन आप सब कुछ अपने से कहे जा रहे हैं पॉलिटिकल लेवल पर, तो इससे तो और विषाक्त होगा माहौल। लेकिन विजय और स्टालिन साहब ने जो नज़ीर पेश किया है, मैं समझता हूं डेमोक्रेसी का वो नज़ीर है, इस देश की बेहतरी का वो नज़ीर है। और उत्तर प्रदेश को मैं कहूं, उत्तर प्रदेश में तो हाल था कि जब 2017 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की चुनाव में हरा दिया, अखिलेश यादव की सरकार चली गई। तो कुछ ही दिन के बाद अखिलेश यादव के बारे में, कुछ महीने के बाद अचानक बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू किया उन्होंने कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो थे, जब वो चुनाव हार गए, जब बंगला मुख्यमंत्री का छोड़कर जाने लगे, तो टोटी चुरा कर लेते गए, टोटी नल का, इस तरह की बातें करने लगे, न जाने क्या क्या कहने लगे। ऐसी अनाप शनाप बातें उन्होंने कही जिससे किसी भी आदमी का दिल दुख जाएगा, जो चीफ मिनिस्टर रह चुका हो एक प्रदेश का, जिसके पिता चीफ मिनिस्टर रह चुके हों। ये क्या है, कितना ओछापन था उस पूरे आरोप में। अरे कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कोई मुख्यमंत्री अगर वंचित समाज का बन जाता है तो वो खाली करता है मकान, तो वहां पर कुछ लोग धोते हैं पिछड़े या दलित वंचित समाज के मुख्यमंत्रियों के न रहने पर। कुछ एक प्रदेशों के बारे में मैंने सुना है कि वहां पर जो बाद में मुख्यमंत्री गए या बड़े नेता गए किसी बंगले में, तो उन्होंने उसका पता चला कि अपने चैम्बर का या अपने बंगले का पूरा गंगा जल छिड़क करके उसको पवित्र करते हैं। ऐसी भी कुछ घटनाएं घटी हैं। अब आप क्या कीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत ही विचित्र स्थिति अपने मुल्क की है, लेकिन ऐसे में जो पेश किया है शानदार नज़ीर मिस्टर M.K. स्टालिन और मिस्टर जोसेफ विजय ने, वो कमाल का है, कमाल का है। इसका खैर मकदम होना चाहिए पूरे देश में। तो आज यही कहना था। दुष्यंत कुमार लेकिन मुझे याद आ रहे हैं। दुष्यंत कुमार का नाम भूले तो नहीं है, हिंदी के मशहूर गजलकार, अद्भुत। उनकी एक कविता है, उनका एक 4 लाइनें मैं सुना देता हूं। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं,
कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। कमल के फूल, कमल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह मत समझिए, ये प्रतीकात्मक कविता है और इसमें कहा गया है कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो। तालाब का मतलब जो स्थितियां हैं, जो माहौल है, जो परिवेश है या जो व्यवस्था है, वो कह रहा है कवि कि इस तरह की स्थितियों को बदल दो, ऐसी परिस्थिति, ऐसी व्यवस्था को बदल दो। क्यों? क्योंकि ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। तालाब में जीने वाले जो कमल के फूल हैं, जो विचार हो सकता है, आम जन हो सकता है, लोग हो सकते हैं, कोई भी, तो उनका कहना है कि इस व्यवस्था के रूपी तालाब में जो लोग हैं, जो विचार हैं, जो नीतियां हैं, वो कुम्हलाने लगे हैं। ये कहते हैं दुष्यंत कुमार। तो दोस्तों, सचमुच एम के स्टालिन और जोसेफ विजय दोनों बधाई के पात्र हैं। इसी टिप्पणी के साथ आज की अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और दोस्तों, एक संदेश, आजकल मैं बहुत सारे कार्यक्रम अपने लाइव कर रहा हूँ, वीडियो न बनाकर लाइव में टेलीकास्ट कर देता हूँ। तो आप जो मेरे दर्शक हैं, श्रोता हैं, वीडियो आप देखते हैं, वीडियो का इंतज़ार करते हैं, कई बार आपको वीडियो अगर ना दिखे तो आप यूट्यूब में लाइव में जाइए मेरे चैनल के और लाइव में तलाशिए। मैं रोज़ आजकल लाइव करता हूँ, कम से कम एक प्रोग्राम, तो वो भी ज़रूर देखिए और मित्रों से कहिए अपने कि वो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। ये पत्रकारिता का एक प्लेटफॉर्म है। बस आज इतना ही कहना था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।